अच्छा जी, आज हमारा है एक्ट 2 सेक्शन 1, जिसके अंदर हम देखेंगे सिसिली को, मिस प्रिज्म और डॉक्टर चॉजेबल कि वो क्या करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कि लेडी ब्रेकनेल जो है एक्ट 1 सीन 1 के एंड में वो प्रॉपर जो है जैक का इंटरव्यू करती है, लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि जैक जो है वो किसी बैग में मिलता है, तो यहाँ से वो थोड़ा सा एक जो है रिजेक्शन का इजहार करती है कि एक ऐसा लड़का जो कि किसी बैग में मिला हो और जिसको जो कि जिसकी फैमिली का कोई पता नहीं है, उसके साथ शायद वो अपनी बेटी की, बल्कि डेफिनेटली वो अपने बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करेगी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पैसेज है बेटा, जहाँ तक आपको पढ़ाया था, दैट इज लेडी ब्रेकनल अ कंट्री हाउस हाउ मेनी बेडरूम, वेल दैट पॉइंट कैन बी क्लियर्ड बाय आफ्टरवर्ड। इसको छोड़ दें, आगे आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट पेज को भी पूरा छोड़े। लेडी लेडी ब्रेकनल, द लाइन इज इमटेरियल मिस्टर वर्डिंग, आई कन्फेस आई फील समवट bewildered by what you have just told me। जब उसको वो बताता है कि वो जो है एक क्लॉक रूम एक विक्टोरिया स्टेशन पे मिला था, और जैक ने ये कहा था कि वो ब्राइटन लाइन थी, तो यहाँ भी वो इन लाइंस के अंदर वो कहती है कि द लाइन इज इमटेरियल। लाइन यानी कि ब्राइटन लाइन जो है वो इमटेरियल है, यानी कि दैट इज अनइम्पोर्टेंट है मिस्टर वर्डिंग। और मैं ये कहती हूँ, आई फील समवट bewildered by what you have just told me। और मैं जो तुमने अभी मुझे बताया है, मैं इसको सुन के थोड़ी सी पजल हो गई हूँ, व्हाट यू हैव स्टेटेड। और टू बी born और एट एनी रेट ब्रेड, कि यू सेड दैट यू वर born और एट लीस्ट ब्रॉट अप इन अ हैंड बैग। ठीक है, एनी रेट ब्रेड यानी कि इन अ हैंड बैग, तुम किसी एनी रेट ब्रेड यानी कि किसी भी किस्म के तुम बैग में जो है पैदा हुए हो। वेदर इट हैड हैंडल्स और नॉट, चाहे उसको किसी ने हैंडल किया है या नहीं किया, सीम टू मी डिस्प्ले अ contempt फ्रॉम ऑर्डिनरी डिसेंसीज ऑफ फैमिली लाइफ। और ये मुझे एक ऑर्डिनरी डिसेंसी शो कर रही है और फैमिली लाइफ, यानी कि ये जिस तरह की तुम बैग में तुम मिले हो, वेदर द हैंड बैग जो है उसको किसी ने हैंडल किया है या नहीं किया, यानी कि कोई तुम्हें तुम जैसे बच्चे को रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता, सीम टू बी अ सीरियस डिसरिगार्ड ऑफ द ऑर्डिनरी डिसेंसीज ऑफ फैमिली लाइफ। ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी डिसेंसीज ऑफ फैमिली लाइफ को रिजेक्ट करती है। और दैट रिमाइंड्स वन ऑफ द वर्स्ट एक्सेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि रिमाइंड करता है एक वर्स्ट एक्सेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पे देखें, ये जो है आफ्टर इफेक्ट्स हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन इनसिग्निफिकेंट के, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है वहाँ पे जो है एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, सुन लीजिएगा बेटा एक दफा। द फ्रेंच रेवोल्यूशन broke out in 1789। इट वाज मार्क्ड बाय लार्ज स्केल वायलेंस। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस हुई थी, स्लॉटर हुआ था और ब्लडशेड हुआ था। The excesses of French Revolution mean the extreme cruelty and brutality। जब वो यहाँ पे बात करती है ना, that reminds me one of the worst excessive of French Revolution। वो कहती है कि तुम्हारे, अब वो कंपेयर किसके साथ कर रही है कि जैक का बैग जो है, जैक जो है वो एक बैग में मिला है जो किसी स्टेशन के ऊपर पड़ा हुआ था। वो कह रही है ये तो तुम्हारी फैमिली के एक्सेसेस को शो करता है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सेसिव ऑफ ब्लड वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, यानी कि वहां पे एक्सट्रीम क्रुएलिटी थी, ब्रुएलिटी थी, जो कि विच वर डिस्प्लेड बाय रेवोल्यूशनरीज। जैसे रेवोल्यूशनरीज ने क्रुएलिटी और ब्रुटैलिटी शो की थी, इसी तरीके से तुम्हारी जो फैमिली है उसने बड़ी ब्रुटैलिटी शो की है कि उन्होंने एक बच्चा जो है हैंडल था या नहीं हैंडल था, उन्होंने उसको एक क्लॉक रूम में छोड़ दिया था। टू कंपेयर एन एक्सीडेंट, और वो इसको किसके साथ कंपेयर करती है इस एक्सीडेंट को, लाइक अ बेबी बीइंग फाउंड इन अ हैंडबैग, यानी कि ट्राइवियल से मैटर को, एक बच्चा जो कि एक उसके हैंडबैग में मिला है, वो उसको कंपेयर किसके साथ कर रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ कर रही है, जिस जो कि फुल ऑफ स्लॉटर था, क्रुएलिटी और ब्रुटैलिटी था। with the worst excesses of French Revolution is obviously an exaggeration of extreme kind। और obviously ये एक exaggeration है of extreme kind, जो कि लेडी ब्रेकनल जो है जैक के सामने करती है। एक्चुअली वो ये शो करना चाहती है कि मतलब उसके अंदर जो है उसको बहुत ज्यादा
मतलब नॉलेज नो हाउ बहुत ज़्यादा है, या शी इज़ वेरी knowledgeable. It is this extravagance or exaggeration which make Lady Bracknell remark very amusing. और ये यही एक्स्ट्रावेगेंस थी या एग्जेजरेशन थी जो लेडी ब्रैगनल को बहुत ज़्यादा अम्यूजिंग जो है वो शो करती है। हाँ जी मैमूना बताइएगा बेटा। अच्छा, उसके बाद एक्ट 1 सीन 1 में इसी को मैं आगे लेके चलती हूँ। जब वो यहाँ पे कहती है ना, एंड आई परज्यूम यू नो व्हाट दैट अनफॉर्चुनेट मोमेंट लेड टू, और वो कह रही है मैं अब इसको परज्यूम कर रही हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट कि आई टेक इट दैट यू वर अवेयर ऑफ द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट मोमेंट नोन एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। और वो कहती है कि मैं जो हूँ आई टेक इट एज यू अवेयर ऑफ दैट, तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस का पता होगा कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या थे। एज फॉर द पर्टिकुलर लोकेलिटी इन विच हैंडबैग वाज फाउंड, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में जिसमें जो है ये हैंडबैग जो है वो मिला था, अ क्लॉक रूम एट अ रेलवे स्टेशन माइट सर्व टू कंसील अ सोशल डिस इनडिस्क्रीशन। और शायद ये जिस तरीके से क्लॉक रूम में एक बैग मिला है एट अ रेलवे स्टेशन, ये माइट सर्व करे फॉर अ मैन और वुमेन टू हाइड एंड illicit sexual relationship and the consequent birth of an unwanted child। यानी कि वो उसको बता रही है कि शायद मतलब इस तरह से किसी का इलिसिट रिलेशनशिप था और शायद ये इसको शो करता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए बेटा, इसको वो क्या कह रहा है कि at that time there was reign of terror, anything in which intelligent children are not going to bring happily। ठीक है, और वो उस वक्त जो है एक रेन ऑफ टेरर था। उस वक्त जो है कोई भी एनीथिंग इन विच illegitimate children are not going to bring एनी हैप्पी कॉन्सिक्वेंसेस, कि मतलब वो एक ऐसा वक्त था जिसमें इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है कोई भी हैप्पी कॉन्सिक्वेंस के तौर पे नहीं काउंट होते थे। इनडायरेक्टली ही इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब वो उसको बताना चाह रही है कि देखो तुम एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो और तुम एक वो तुम जो हो सर्व टू कंसील अ सोशल डिस्क्रिशन has probably indeed has been used for that purpose before now, but it could hardly be regarded as an assured basis for recognized position in good society। अब वो उसको कहती है कि देखो तुम एक अनवांटेड चाइल्ड हो और यहाँ पे जिस जगह पे तुम मिले हो, such a place has actually been used for such a purpose or some earlier occasions also, but a child who is found in has handbag in a clock room at the railway station, it no is not likely to be accepted। तो तुम अब एक्सेप्टेड मतलब तुम इस तरह की पोजीशन में नहीं हो कि तुम्हें एक्सेप्ट किया जा सके, और वो भी एक रेस्पेक्टेबल सोसाइटी में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जिसके अंदर जो है तुम्हारी कोई रेस्पेक्टेबल पेरेंटेज भी नहीं है, तो तुम ऐसी सोसाइटी में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसको सब यही बताती है। उसके बाद जो है टू कंसील अ सोशल इनडिस्क्रिशन का क्या मतलब है, द इम्प्लीकेशन इज द चाइल्ड वाज illegitimate and that the unfortunate mother got rid of it by putting it into a handbag and leaving it in the cloakroom। We have here an example of irony because towards the end of the play we shall learn that Jack is लेडी ब्रैकनल्स ओन नेफ्यू, कि जैक जो है वो लेडी ब्रैकनल का अपना जो है वो नेफ्यू है। अब आयरनी क्या है, जिस बच्चे को वो इलेजिटिमेट चाइल्ड कह रही होती है, बाद में पता चलता है कि भाई वो उसका ही नेफ्यू निकलता है एट द एंड ऑफ द ड्रामा। और उसके बाद जो है और वो जो है इलेजिटिमेट नहीं होता, जिसको वो स्ट्रांगली कह रही होती है कि नहीं भाई तुम तो इलेजिटिमेट हो। उसके बाद जैक इसके जवाब में क्या कहता है, जैक मे आई आस्क यू देन व्हाट यू वुड एडवाइस मी टू डू। जैक उससे पूछता है कि फिर आप मुझे एडवाइस करें कि फिर अब मैं क्या करूं। आई नीड हार्डली से आई वुड डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड टू एंश्योर ग्वेंडोलन हैप्पीनेस। वो कहता है कि मैं ग्वेंडोलन की हैप्पीनेस के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। Lady Pregnant, I would strongly advise you, Mr. Worthing, to try and acquire some relations as soon as possible। अब वो उसको क्या कहती है, ये एक ह्यूमरस रिमार्क है कि वो उसको कहती है तुम ऐसा करो, तुम कोई एक्वायर करो मिस्टर वर्थिंग,
टू ट्राई एंड एक्वायर सम रिलेटिव्स एज सून एज पॉसिबल, अपने कोई रिलेटिव्स वगैरह ढूंढो, यानी कि माँ बाप ढूंढो, एंड टू मेक अ डेफिनेट एफर्ट टू प्रोड्यूस एनी रेट वन पेरेंट और आइदर सेक्स बिफोर द सीजन इज क्वाइट ओवर। और उसको वो ह्यूमरसली कहती है कि देखो तुम एक काम करो, तुम जो या तो अपने कोई रिश्तेदार ढूंढो या एक आदमी हो या एक औरत ढूंढो जो कि तुम्हें whom you can mention as your father और mother, जिनको तुम अपना माँ या बाप कह सको, एंड दैट, फिर वो कहते हैं एंड मेक अ डेफिनेट एफर्ट टू प्रोड्यूस एनी रेट वन पेरेंट ऑफ आइदर सेक्स। तुम जो है मतलब फादर या मदर कोई भी उसको प्रोड्यूस करो, खुद से प्रोड्यूस करो, यानी कि माँ या बाप प्रोड्यूस करो बिफोर द सीजन इज क्वाइट ओवर, इससे पहले कि ये तुम्हारा जो सीजन है वो खत्म हो जाए। यानी कि अब वो किसको कह रही है, सीजन किसे कह रही है, कि इससे पहले कि सीजन कम टू एंड, यानी कि ये जो सीजन है ऑफ मैरिज ये खत्म हो जाए, तो इससे पहले जो है तुम अपने माँ या बाप उसको खुद से प्रोड्यूस करो। एंड हाउ इज इट पॉसिबल कि एक बेटा जो है वो माँ और बाप को प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो मतलब एक absurd सजेशन है जो कि वो उसको देती है। और एक विटी रिमार्क है, जैक, well I don't see how could I possibly manage to do that, I can produce the handbag at any moment। वो कहते कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं हैंडबैग तो प्रोड्यूस कर सकता हूँ लेकिन माँ बाप को कहाँ से प्रोड्यूस करूंगा। इट इज इन माई ड्रेसिंग रूम एट होम, और वो कहते कि मेरे ड्रेसिंग रूम में वो पड़ा, आई रियली थिंक दैट शुड सेटिस्फाई यू लेडी प्रेग्नेंट, और मेरा ख्याल है कि वो आपको काफी सेटिस्फाई करेगा। हम ये वाली लाइन अभी पढ़े थे, द लाइन इज इमटेरियल मिस्टर वर्डिंग, आई कन्फेस आई फील समवट bewildered बाय यू हैव मस्ट टोल्ड मी टू बॉर्न आउट एट एनी रेट ब्रेड, ठीक है, कि तुम इस तरह से पैदा हुए हो तो इट्स इम्पॉसिबल। तो वो फिर आगे जैक उसको कहता है कि भाई मैं कैसे करूं कि मैं हैंडबैग को कहाँ से प्रोड्यूस करूं, जो कि मतलब सॉरी हैंडबैग को तो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ लेकिन मैं जो हूँ पेरेंट्स को कहाँ से प्रोड्यूस करूंगा। लेडी ब्रैकनल, मी सर, व्हाट हैज इट टू डू विद मी, यू कैन हार्डली इमेजिन दैट I and Lord Bracknell would dream of allowing our only daughter, a girl brought up with the utmost care, to marry into cloakroom and form an alliance with Parcel. Good morning, Mr. Worthing। अब वो मिस्टर वर्थिंग को कहती है, देखो भाई मिस्टर वर्थिंग, मी सर, माई सेटिस्फेक्शन इज इररेलेवेंट सर। मी सर यानी कि वो कहता है, कहती है फॉर माई सेटिस्फेक्शन बट हैज टू डू विद मी, दिस होल मैटर हैज नथिंग टू डू विद मी। You can hardly imagine that I and Lord Bracknell would dream of allowing our only daughter, कि हम मतलब ये जो भी तुम्हारा मैटर है इसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम अपने माँ बाप जहाँ मर्जी से प्रोड्यूस करो। अब वो कहते हैं कि तुम क्या ये इमेजिन करते हो कि मैं और मेरा हस्बैंड जो है अपनी डॉटर को एक ऐसी जगह पे शादी कर देंगे जिनको एक एटमॉस्फेयर के साथ हमने पैदा किया, टू मैरी इनटू क्लॉक रूम, कि हम उसको क्लॉक रूम में शादी कर देंगे एक ऐसे लड़के के साथ जो कि एक हैंडबैग में मिला है क्लॉक रूम में, एंड फॉर्म एन अलायंस विद द पार्सल, और हम उसकी जो है अलायंस कर देंगे, उसका एक रिलेशन बना देंगे, एक मैट्रिमोनियल अलायंस कर देंगे विद वन हु हैज फाउंड एज चाइल्ड इन द हैंडबैग। तो वो आगे से कहती है गुड मॉर्निंग मिस्टर वर्डिंग, और यहाँ पे वो कहती है गुड डे मिस्टर वर्डिंग, यानी कि उसको बाय कहना कहती है। और लेडी ब्रेकनल स्वीप्स आउट इन मैजेस्टिक इंडिग्नेशन। अब यहाँ पे वो जो है लेडी ब्रेकनल वॉक्स आउट ऑफ रूम इन अ मैजेस्टिक मैनर लुकिंग एक्सट्रीमली प्राउड एंड एंग्री, यानी कि बहुत ज्यादा प्राउड और एंग्री नजर आती है। जैक, गुड मॉर्निंग एल्गरनॉन फ्रॉम द अदर रूम स्ट्राइक्स अप द वेडिंग मार्च, और गुड मॉर्निंग कहता है जैक, गुड डे एल्गरनॉन फ्रॉम द अदर रूम, जो कि स्ट्राइक अप करता है वेडिंग मार्च को। जैक लुक्स परफेक्टली फ्यूरियस एंड गोस टू द, जैक बहुत ज्यादा फ्यूरियस लगता है और वो जाहिर बात है भाई रिजेक्ट हो चुका है। फॉर गुडनेस सेक डोंट प्ले द गैसली ट्यून एल्गी, हाउ इडियट्स यू आर। वो कहता है कि भाई द ट्यून दैट ही प्लेज इज द वेडिंग मार्च which is played on the occasion of the marriage, ठीक है। अब वो जो जैक होता है, सॉरी एल्गरनॉन होता है, वो जब सॉरी जैक जो है वो मार्च कर रहा होता है इधर उधर, तो एल्गरनॉन जो है वो एक ऐसी ट्यून प्ले करता है जो कि वेडिंग मार्च पे प्ले की जाती है, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग मार्च, जबकि जैक लुक्स परफेक्टली फ्यूरियस गोज टू द, और वो जो है इधर उधर जाना शुरू हो जाता है। तो जैक जो है उसको फिर बड़ा गुस्सा आता है और वो फिर एल्गरनॉन को कहता है कि फॉर गुडनेस, फॉर गॉड सेक या फॉर हेवन सेक, इस तरह की गैसली ट्यून मत प्ले करो, दैट टेरिबली ट्यून एट दिस टाइम, जो कि मुझे बहुत बुरी लग रही है एट दिस टाइम, यानी कि वो मैरिज मार्च को
की ट्यून को प्ले करना शुरू कर देता है और इधर से जो है जैक को गुस्सा आता है एल्गरनॉन में, एल्गरनॉन पे। द म्यूजिक स्टॉप एंड एल्गरनॉन एंटर्स चेयरली। अब म्यूजिक स्टॉप हो जाता है और एल्गन जो है एल्गरनॉन जो है चीयरफुल मूड में एंटर होता है। एल्गरनॉन डिड did not it go off all right old boy, you don't mean to say Gwendolen refuses you। और वो अब जो है सटायर करता है वीमेन के ऊपर, डिड नॉट इट गो ऑफ ऑल राइट ओल्ड बॉय, और वो कहता है कि ये सब कुछ एज जैसा तुमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ। तो वो आगे से क्या कहता है, यू डोंट मीन टू से ग्वेंडोलन रिफ्यूज यू। अब ये मत कहना कि ग्वेंडोलन ने तुम्हें रिफ्यूज किया। आई नो इट इज द वे शी हैज, और वो कहता है कि मुझे पता है कि आई नो शी डज बिहेव इन एन ऑब्जेक्शनेबल मैनर ऑन सर्टेन ओकेजन। वो कहता है कि देखो ग्वेंडोलन हैज नॉट रिफ्यूज योर, ये मत बताना कि तुम्हारा इसने तुम्हारा प्रपोजल रिफ्यूज नहीं किया। और दूसरी चीज वो कहता है मुझे पता है कि ग्वेंडोलन इसी तरह से सर्टेन जो ओकेजन्स होते हैं उस पे ऐसे ही बिहेव करती है। आई नो इट इज द वे शी हैज, शी इज ऑलवेज रिफ्यूजिंग पीपल, वो हमेशा रिफ्यूज करती रहती है पीपल को। आई थिंक इट इज मोस्टली इल नेचर ऑफ हर, और ये उसकी इल नेचर है और ये उसका एटीट्यूड है जो ऑन हर पार्ट शोज हर बैड टेम्पर। ठीक है, वो एक्चुअली सटायर करता है वीमेन के ऊपर कि वीमेन के अंदर एक एटीट्यूड होता है और उनको आदत होती है रिफ्यूज करने की। जैक वो ग्वेंडोलन इज एज राइट एज आर ट्राइबेट, और वो कहता है जैक, ओ नो ग्वेंडोलन इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, वो जो है एज राइट एज अ ट्राइबेट। ट्राइबेट यहाँ पे राइट एज ट्राइवेट का मतलब है, ये एक इडियम है विच मीन स्टैंडिंग स्टेडली लाइक अ ट्राइपॉड। ठीक है, कि ऐसे स्टैंड होना जैसे एक ट्राइपॉड, यानी कि परफेक्टली ऑल राइट। इट इज अ कॉलोकियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कॉलोकियल एक्सप्रेशन है कि एज फॉर शी इज एज फार एज शी इज कंसर्न्ड वी वर एंगेज। ग्वेंडोलन के हिसाब से तो हम एंगेज है। हर मदर इज परफेक्टली अनबेरेबल, लेकिन उसकी माँ अनबेरेबल एंड नेवर मेट सच अ गैरगन। मैं इस तरह के गैरगन से, गैरगन किसे कहते हैं, वन ऑफ द थ्री माइथिकल फीमेल मॉन्स्टर ऑफ हॉरिबल अपीयरेंस विद हाइजिंग सर्पेंट्स फॉर देयर हेयर। ठीक है, ये जो है एक मॉन्स्टर्स खातून थी तीन में से एक, उसको कहा गया कि वो बिल्कुल मॉन्स्टर्स है। आई डोंट रियली नो व्हाट अ गैरगन इज लाइक, मुझे ये तो नहीं पता गैरगन कैसा, बट आई एम क्वाइट श्योर लेडी ब्रेकनल इज वन। लेकिन मुझे ये जरूर पता कि लेडी ब्रेकनल उनमें से एक है। उन थ्री गैरगन्स में से एक गैरगन जो है वो जो है लेडी ब्रेकनल है। इन एनी केस शी इज अ मॉन्स्टर विदाउट बीइंग अ मिथ, और वो जो है एक मॉन्स्टर है विदाउट बीइंग अ मिथ, यानी कि विदाउट मिथ जो है शी इज अ मॉन्स्टर। अ गैरगन वाज अ मॉन्स्टर हु डिड नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। एक गैरगन एक ऐसी मॉन्स्टर है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती and who belong to the world of mythology, but Lady Bracknell is a monster who actually exists। अब ये जो है एक पैराडॉक्स है। गैरगन बेसिकली एक कहते ही एक ऐसे मॉन्स्टर को है जो कि एक्चुअली माइथोलॉजी, वर्ल्ड ऑफ माइथोलॉजी से बिलोंग करता है, लेकिन वो कहता है नहीं, लेडी ब्रैगनल एक ऐसी मॉन्स्टर है जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। माइथोलॉजी में एक ऐसी चीज होती है जो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन पुरानी कहानियों में होती है, लेकिन वो कहता है लेकिन लेडी ब्रैगनल एक ऐसी गैरगन है जो कि एग्जिस्ट करती है। और ये एक मतलब और ह्यूमरस विटी रिमार्क है जो कि यहाँ पे किया गया है, विच इज rather unfair, I beg your pardon Algie, I suppose I should not talk about your own aunt in that way before, कि मुझे तुम्हारी आंट के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। Algernon, my dear boy, I love hearing my relations abused, it is the only thing made me put up with them at all। इसको टिक मार्क कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। वो कहता है कि भाई मुझे अच्छा लगता है कोई मेरे रिश्तेदारों को गालियां दे, और इट इज द ओनली थिंग मेक मी पुट अप विद देम एट ऑल, रिलेशंस आर सिंपली टीडियस पैक ऑफ पीपल। और वो कहता है कि ये एक ही चीज है जो कि मुझे अम्यूज करती है, क्योंकि रिलेशंस जो है वो टीडियस पैक ऑफ पीपल हैं, यानी कि ये जो सारे रिलेशंस हैं मतलब और तो मैं शायद कोई चीज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इट इज द ओनली थिंग दैट मेक मी टॉलरेट देम। ठीक है, ये सिर्फ जब कोई कंडेम करता है मेरे रिश्तेदारों को, ये अब्यूज होते हुए मैं देखता हूँ बाय अदर्स, तो ये ओनली एक चीज है जो कि जिसको मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। हालांकि दैट इज ऑल्सो अ पैराडॉक्स के इंसान के सामने जब उसके रिश्तेदारों की बुराई की जाए तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता।
तो वो कहता है आई कैन टॉलरेट माई रिलेटिव्स बिकॉज दे आर अब्यूज्ड बाय अदर। और वो फिर क्या कहता है, वो टीडीएस पैक है, यानी कि रिलेटिव्स आर सिंपली आर टायरसम लॉट ऑफ पीपल ही हैव नॉट गॉट द लीस्ट आइडिया ऑफ हाउ टू लिव और नॉट ऑफेंड। मतलब वो कहते हैं कि ये टीडीएस पैक ऑफ पीपल है हु हैव नॉट गेट द मोस्ट नॉलेज ऑफ हाउ टू लिव। उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से जीते हैं, नॉट द स्मॉलेस्ट इंस्टिंक्ट अबाउट व्हेन टू डाई, ना ही उनको पता है कि मरना कब है। यानी कि ये टीडीएस पैक है लोगों का, टायरसम लॉट ऑफ पीपल है। और नॉर्मली हम अपने रिश्तेदारों के बारे में ऐसे ही बात करते हैं कि हमें गैर ज्यादा अच्छे लगते हैं और अपने रिश्तेदारों के बारे में हम ऐसे बात करते हैं। ओ जैक ओ दैट इज नॉनसेंस। Algernon. It is not. Jack, well, I won't argue about the matter. You always want to argue about things. Algernon, that is exactly what things were originally made for. Jack, upon my words, if I thought that I would shoot myself a ball, you don't think there is any chance of Gondolin becoming like her mother in about 150 years. अंडरलाइन करें बेटा इस लाइन को, इंपॉर्टेंट लाइन है। वो कहता है अपॉन माई वर्ड्स आई स्वेयर दैट इफ सच वर माई बिलीव आई वुड शूट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। और एकदम से वो थोड़ा सा ठहर के सोचता है, यू वुड नॉट थिंक देयर एनी चांस ऑफ गवेंडोलिन, कि अगर कभी गवेंडोलिन जो है इस तरह की हॉरिड क्रिएचर बनी जैसी कि उसकी उसकी माँ है, in about 150 years it would something dreadful, even she takes a long time to become like her mother। यानी कि 150 years में शायद वो अपनी माँ जैसी बन जाए, तो मैं तो अपने आप को शूट कर लूंगा। एल्गनॉन ऑल वीमेन बिकम लाइक देयर मदर। वो कहता है उसको कि भाई सारी ही औरतें अपनी माँ जैसी बन जाती हैं। दिस इज देयर ट्रेजेडी, ये उनकी ट्रेजेडी है। नो मैन डज दैट इज हिज। और वो कहता है नो बट नो मैन एवर बिकम लाइक हिज मदर। ये जो मर्द है वो कभी भी अपनी माँ जैसा नहीं बन सकता। दैट इज हिज, दैट इज हिज क्या वो आगे वो उसको कहता है दैट इज हिज ट्रेजेडी। ठीक है, लिख लें बेटा, दैट इज हिज ट्रेजेडी। ये उसकी ट्रेजेडी है एक इंसान की, एक मर्द की, कि वो अपनी माँ की तरह का नहीं बन सकता, जबकि एक औरत जो है वो जो है उसकी लक है, उसकी फॉर्च्यून है कि वो हमेशा अपनी माँ की तरह बन जाती है। दैट इज मैन ट्रेजेडी, इट इज मैन्स ट्रेजेडी दैट इज ही डज नॉट बिकम लाइक हिज मदर, while it is women's tragedy that she does become like her mother in the long run। अब ये क्या है, ये एपिग्रामेटिक क्वालिटी ऑफ उसकी ऑब्जर्वेशन की एपिग्रामेटिक क्वालिटी है। ठीक है, और वो कहते हैं कि देखो एक मर्द जो है ये उसकी ट्रेजेडी है कि वो अपनी माँ जैसा नहीं बन सकता, एक औरत की ट्रेजेडी ये है कि वो अपनी माँ जैसी बन जाती है। जैक इज दैट क्लेवर। अब वो इस विटी रिमार्क को क्या कहता है, वो कहता है कि डू यू थिंक दैट यू हैव मेड अ विटी रिमार्क, कि जी ये एक मिसफॉर्च्यून है अबाउट ऑल मैन, कि जी वो अपनी माँ जैसे जो है वो बन जाते हैं। एल्गरनॉन इट इज परफेक्टली फ्रेज्ड एंड क्वाइट। ये एपिग्रामेटिक भी है बेटा, इसको दैट इज हिज जो है एपिग्राम है, और आयरनी और ह्यूमर भी है लाइन में। एल्गनॉन इट इज परफेक्टली फ्रेज्ड एंड क्वाइट एज ट्रू एज एनी ऑब्जर्वेशन इन सिविलाइज्ड लाइफ शुड बी। और वो कहता है कि भाई ये कोई तुम्हारा बहुत क्लेवर विटी रिमार्क है। तो एल्गनॉन कहता है वेल वर्डिंग ऑफ माय रिमार्क इज परफेक्ट एंड व्हाट इज मोर देयर इज नो अनट्रूथ इन व्हाट आई हैव सेड। वो कहता है कि इट इज परफेक्टली फ्रेज्ड, कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है, इसके अंदर ट्रूथ है, एंड क्वाइट इज ट्रू एज एनी ऑब्जर्वेशन, और ये बिल्कुल ट्रूथ है इन सिविलाइज्ड शुड बी, और सिविलाइज्ड लाइफ में ऐसा ही होता है। इनफैक्ट माय रिमार्क इज ट्रू एज एनी रिमार्क इन सिविलाइज्ड लाइफ इज एक्सपेक्टेड टू बी। एक सिविलाइज्ड लाइफ के अंदर जो है ऐसा ही होता है। Jack, I am sick to death of cleverness। वो कहता है कि I am thoroughly fed up with people pretense of wit and wisdom। तुम ये जो हर वक्त wit और wisdom को show करते रहते हो, pretend करते रहते हो, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। Actually that is the pungent satire on the aristocracy, कि वो हमेशा अपनी cleverness को, अपनी wit और wisdom को show करते रहते हैं। You cannot go anywhere without meeting clever people। वो कहते हैं everybody nowadays think that he is wise and witty। हर बंदे को यही लगता है भाई हम ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। The things has become an absolute public nonsense। और वो कहता है कि ये वो चीज है जो कि मतलब कि हर इंसान जो है अपने आप को ये जो वाइज और विटी समझता है, जबकि
जो people जो है whenever one goes one comes across people who think themselves to be wise and witty, और ये जो attitude on the part of people, ये जो है absolute public nonsense है कि वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं. I wish to goodness we had few fools left, और I earnestly wish that we had few fools left in the world. Few fools वो किसको कह रहे हैं? वो कहता है I wish to goodness. Goodness को लोग जो है, the word goodness is here used for emphasis on the phrase for goodness sake. तो कहता for the sake of goodness we had a few fools left. पीछे अच्छे लोग तो कम ही रह गए, ज्यादातर जो है अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को क्लेवर शो करते हैं, और वो कहता है कि अब पीछे ये जो समझदार लोग हैं उनको वो फूल्स कह रहा है. ठीक है, फूल्स वो यहाँ पैराडॉक्सिकली वाइज लोगों को कह रहा है कि भाई अब ये पीछे बेचारे थोड़े ही वाइज लोग रह गए हैं जो कि अपने आप को वाइज नहीं समझते, या जो एक्चुअली वाइज हैं प्रीटेंड करने वाले ज्यादा हो गए हैं, शो करने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं. Algernon, we have, और वो कहता है we do have fools left in the world. Algernon, I should extremely like to meet them, और वो कहता है कि I should very much like to meet those fools. What do they talk about? What do they talk about? Jack, what fools? और वो कहता है कौन से फूल? Algernon, by the way, वो जब जैक उसको कहता है ना व्हाट फूल्स, तो वो कहता है दे आर अनडाउटली फूल्स इफ दे टॉक अबाउट द वाइज पीपल, कि अगर वो वाकई फूल समझे जाएंगे, अगर यानी कि वो कहता है ना अंधों में काना राजा. ठीक है, अंधों में काना राजा. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो असल में जो एक्चुअली वाइज लोग होते हैं ना, दुनिया में बेवकूफ़ों की इतनी भरमार हो गई है कि जो वाइज लोग होते हैं उनको फूल ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि फूल ज़्यादा हो गए. तो फूल्स हर किसी को, वाइज को भी फूल ही कह रहे होते हैं. तो वो कहता है कि व्हाट फूल्स, they are undoubtedly fools if they talk about the wise people. Algernon, by the way, did you get Gwendolen the truth about your being earnest in town and Jack in that country? वो उससे पूछता कि तुमने Gwendolen को सब कुछ सच सच बता दिया है. तो आगे जो है वो Gwendolen फिर वो कहता है यहाँ पे, Jack in a very patronizing manner, my dear fellow, the truth is not quite the sort of thing one tells to a nice, sweet, refined girl. What extraordinary idea you have about the way to behave of women. और जैक उसको कहता है स्पीकिंग इन अ टोन ऑफ सुपीरियर एड्रेसिंग अ इन अ पैट्रोनाइजिंग मैनर, यानी कि एक सुपीरियर एड्रेसिंग अ सबऑर्डिनेट टोन में वो बात करता है कि माय डियर फेलो, द ट्रूथ इज नॉट क्वाइट द सॉर्ट ऑफ थिंग, कि ये जो ट्रूथ है वो असल में इस तरह का नहीं है. इज नॉट क्वाइट सॉर्ट ऑफ थिंग वन टेल टू अ नाइस स्वीट रिफाइंड गर्ल, जो कि एक इतनी कल्चर्ड गर्ल लाइक Gwendolen को बताया जाए. What extraordinary ideas you have about the way to behave a woman. You have indeed silly notions about the way a man should behave towards a woman. वो कहता है कि तुम्हारे जो ये जो आइडियाज है ना, ये बहुत अजीबो गरीब है कि इतनी अच्छी लड़की जो कि Gwendolen की तरह की है, और तुम्हारे बहुत ही सिली आइडियाज हैं कि इतनी प्रिटी गर्ल्स के साथ जो है हम इस तरह से बिहेव करें कि उसका दिल ही तोड़ दें. Algernon, the only way to behave to a woman, to make love to her, is she pretty, and to someone else if she is plain. और वो कहता है the only way to behave a woman, वो कि the only way a man should behave towards a woman is to make love to her if she is pretty, अगर वो beautiful है, and to someone else if she is plain, और किसी और से मोहब्बत, यानी कि किसी और औरत से मोहब्बत की जाए अगर वो beautiful नहीं है. plain यहाँ पे if she is not beautiful, तो आप किसी और औरत से मोहब्बत करना शुरू कर दे, और अगर वो ब्यूटीफुल है तो आप उससे मोहब्बत करें. जैक, oh that is nonsense. Algernon, what about your brother? What about your profligate Ernest? Jack, oh before the end of the week I shall have got rid of him. I will say he died in Paris of apoplexy. Lots of people die of apoplexy quite suddenly gone day. वो कहता है कि जल्दी वो मर जाएगा. मैं यही कहूँगा कि पेरिस में वो एपोप्लेक्सी से मर चुका है. Algernon, yes, but it's hereditary, my dear fellow. लेकिन वो कहता है कि एपोप्लेक्सी तो एक ऐसी डिजीज होती है जो कि हमें फोर फादर्स यानी कि इनहेरिटेड होती है. my dear fellow, it is a sort of thing that runs in families, or it is kind of disease that runs in family from generation to generation. You had much better say a severe chill, or therefore it would be much better for you to prevent that your brother died of a severe cold, because otherwise it will be thought that you too may die of apoplexy. Jack,
You are sure a sphere chill is not hereditary or anything of that kind? Algernon. One, of course it is not. Jack, very well then, my poor brother Ernest is carried off suddenly in Paris by a civil a sphere chill. कि भाई वो शख्स सर्दी से मर चुका है, that get rid of him. Algernon. But I thought you said Miss Cardew was a little too interested in your poor brother Ernest. Won't she feel his loss in good way? कि वो तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत कर बैठी है, तो वो उसका दिल नहीं टूट जाएगा. जैक, oh that's all right. Cecily is not a silly romantic girl. इतनी silly romantic girl नहीं है. हालांकि there is a irony in this situation, in this statement कि वो वाकई एक silly romantic girl है. I am glad to see she has got a capital appetite, goes long walk and pay no attention at all her lessons. एट ऑल टू हर लेसन. और वो कैसे अंदाजा लगाता है कि वो इतनी सिली नहीं है. वो कहता है कि सिसिली इतनी सिली गर्ल नहीं है जिसके इतने अनरियलिस्टिक नोशंस हो. तो वो कहता है मैं शी इज क्या शी हैज गॉट अ कैपिटल. वो कहता है मुझे ये वो जब कहता है ना आई एम ग्लैड टू से, मुझे ये कहते हुए खुशी होगी कि शी हैज गॉट कैपिटल एपेटाइट, कि वो एक सेन और हेल्दी गर्ल है. गोज लॉन्ग वॉक, जो कि एक्सीलेंट उसकी एपेटाइट है और जो कि लॉन्ग वॉक्स पे जाती है. एंड पे नो अटेंशन एट ऑल टू हर लेसन. और वो एक ऐसी लड़की है जो कि अपने लेसन्स पर, अपनी स्टडीज पे कोई तवज्जो नहीं देती. यानी कि वो सिली रोमांटिक गर्ल भी नहीं है और जो कि हर वक्त खाने पीने में मशगूल रहती है. कैपिटल उसकी एपेटाइट है और वॉक करना वो पसंद करती है और अपने लेसन्स पे कोई तवज्जो नहीं देती. यानी कि वो जो डायरी वगैरह लिखती है वो उसके ऊपर इतनी वो तवज्जो नहीं देती, ना ही वो अपने जर्मन लेसन्स की तरफ कोई तवज्जो देती है. यहाँ पे जो है वो उसके ऊपर सटायर कर रहा है. देयर इज द आयरनी बिकॉज लेटर ऑन वी कम टू नो दैट शी इज अ सिली रोमांटिक गर्ल. बाद में हमें यही पता चलेगा कि वो एक रोमांटिक सिली गर्ल है. उसके बाद एल्कनन, आई वुड रादर लाइक टू सी सिसिली. वो कहता है कि मैं सिसिली को देखना चाहता हूँ. जैक, आई विल ट्राई वेरी गुड केयर ऑफ यू नेवर डू. और वो कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम उसको ना देख सको. हाँ जी, एपोप्लेक्सी जो है वो लकवा को कहते हैं. अच्छा जी. वो कहता है कि तुम कभी भी सिसिली को ना देख सको. जैक, आई विल टेक केयर. मैं उसकी मतलब इतनी केयर करूंगा कि तुम कभी भी सिसिली को देख नहीं सकोगे. शी इज एक्सेसिवली प्रीटी एंड शी इज ओनली जस्ट 18. और साथ ही उसको कहता है कि मतलब ऐसे रिमार्क्स करता है कि उसका दिल करे कि वो उसको देखे. वो कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है और वो जस्ट 18 साल की है. एल्गेनोन, have you told Gwendolen yet that you have an excessive pretty ward who is just 18? Jack, oh one does not blurt these things out of people. और वो कहता है कि जब उससे पूछता है कि तुमने उसको बताया ग्वेंडोलन को कि तुम्हारी इस तरह की खूबसूरत वार्ड है, तो वो कहता है, oh one should not even by mistake reveal such things to other people. ठीक है, किसी को मतलब ऐसी चीजें तो रिवील करनी ही नहीं चाहिए. Cecily and Gwendolen are perfectly certain to be extremely great friends. और वो दोनों जो है perfectly great friends बन जाएंगी. I will bet you anything you like that half an hour have they met. और आधे घंटे में वो दोनों फ्रेंड्स बन जाएंगी. They will be calling each other sister. और वो दोनों एक दूसरे को सिस्टर कहना शुरू कर देंगी जब वो मिलेंगी. लेकिन again that is the irony in these lines, क्योंकि later on we come to know कि वो दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करना शुरू कर देंगे. Algernon, women only do that when they have cancelled each other. ठीक है, अब वो जो है सटायर करता है वीमेन के ऊपर. अब ये दोनों वीमेन के ऊपर बहस कर रहे हैं. A lot of things first. वो कहता है कि वीमेन जो है can call each other sister only after they have called each other by many dirty names first. ठीक है, now my dear boy, if we want to get a good table at Willy's, we really must go and dress. Do you know it is nearly 7? अब यहाँ पे वो अच्छे तरीके से विमेन की साइकोलॉजी जानता है. वो कहता है विमेन डू नॉट बिकम फ्रेंडली टू ईच अदर सो सून एज यू थिंक. और नाउ माय डियर बॉय, अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट यू हैव टू एंटरटेन मी टू डिनर एट विलीज रेस्टोरेंट. और वो कहता है कि इफ वी वांट टू गेट अ गुड टेबल एट द रेस्टोरेंट वी मस्ट गेट रेडी विदाउट डिले बिकॉज इट इज ऑलरेडी नियर 7 o'clock. और अगर तुम मुझे वहाँ पे खाना खिलाना चाहते हो तो 7 बजने वाले, मुझे जल्दी से वहाँ पे ले जाओ. Algernon, well I am hungry. Jack, I never knew you were not. अच्छा जी, यहाँ पे वो रिवील करता है नॉर्म्स एंड मॉड ऑफ सोसाइटी को. वो कहता है आई नेवर न्यू यू व्हेन यू वर नॉट. और वो कहता है कि
Jack in a mood of irritation कि वो कहते हैं कि यू आर मतलब आई नेवर न्यू कि यू वर नॉट मुझे वो वक्त कभी याद ही नहीं है कि जब तुम हंग्री ना हो यू आर ऑलवेज हंग्री आई डोंट रिमेम्बर एनी ओकेजन व्हेन यू डिड नॉट फील हंग्री जैक ओ नो आई लॉट listening sorry Algernon what shall we do after dinner go to theater Jack oh no I lost listening Algernon well let us go to the club Jack oh no I hate talking Algernon well we might trot round to the empire at 10 Jack oh no I cannot bear looking at things it is so silly Algernon well what shall we do Jack nothing वो कहता अब हम कुछ भी नहीं करेंगे Algernon it is awfully hard work doing